पढ़ने जब ले आते थे ना तो घर से ज्यादा ना देते मम्मी बना के देती थी ले आते थे तो हम तो कम खाए नहीं थे खाए लड़का लोग खिलाते थे तो उनका खिलाते थे सब मिलजुल के। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम लोगों को भी गुड मॉर्निंग। कहाँ आया सर? एक्सरसाइज 13.4 का बताओ कौन सा डाउट तुम लोग बनाई तो। सर 7 नंबर। 7 नंबर, उसके बाद और नहीं है। और 8 नंबर। 1 नंबर 8। सर 8 और 9 दोनों। 7, 8, 9 और हो गया। इसके अलावा भी है। प्रीतम को भी दिक्कत है तो बोलो। मने में नहीं किया था। नो सर। नहीं बनाया है। बनाए। देखो 7 नंबर देखो। 7 नंबर में क्या कर रहा है? डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर जो है वो मून का जो डायमीटर है वो एक्चुअली 1/4 है। किसके डायमीटर के? डायमीटर ऑफ अर्थ के। ये दिया हुआ है डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, डायमीटर जो है मून का वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। तो हमको दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। किसका एरिया का रेशियो निकालना है? सरफेस एरिया किसका? मून का बट्टे में सरफेस एरिया किसका? सरफेस एरिया अर्थ का। तो मून और अर्थ दोनों कैसा है? स्फेरिकल है। मून एंड अर्थ बोथ आर स्फेरिकल। तो सरफेस एरिया का बात किया तो हम लोग कौन सा एरिया लेंगे? टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हो जाएगा? 4πr², क्योंकि मून स्फेरिकल है और अर्थ भी स्फेरिकल है। तो आर किसका लेंगे? मून का लेंगे। रेडियस किसका लेंगे? मून का। मून का रेडियस का स्क्वायर बट्टे में 4πr²। आर किसका लेंगे? अर्थ का लेंगे। अर्थ का रेडियस का स्क्वायर। तो देखो दोनों में 4π दोनों में है, इसलिए दोनों का 4π और 4π कट जाएगा। ये दोनों का 4π कट गया। इसका मतलब सरफेस एरिया मून का बट्टे में सरफेस एरिया अर्थ का क्या आ गया? वो आ गया रेडियस ऑफ मून बट्टे में रेडियस ऑफ अर्थ। पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, पूरे का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ से हम लोग डायमीटर का रेशियो अगर पता है तो हम लोग क्या करेंगे? रेडियस का भी रेशियो निकाल सकते हैं। इट इंप्लाइड है, देखो इस डायमीटर अर्थ के डायमीटर को नीचे ले आओ। इसका मतलब क्या हुआ? डायमीटर ऑफ मून बट्टे में डायमीटर ऑफ अर्थ। ये क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों में हम लोग ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों में ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर, एनआर मतलब हो गया न्यूमरेटर एंड डीआर मतलब हो गया डिनोमिनेटर बाय 2। बोथ साइड दोनों साइड हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किए। इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा? डायमीटर मून बट्टे में 2, फिर डायमीटर अर्थ
बट्टे में 2 अब बराबर यहाँ पे 1 में 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, फिर 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 में 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या आता है, ये तो 1/2 है, ये दोनों कट के 2 हो जाएगा, तो 1/2 में 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए डायमीटर ऑफ मून बटे 2, डायमीटर ऑफ मून को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस हो जाएगा मून का ये, अब बट्टे में डायमीटर ऑफ अर्थ बटे 2, ये क्या हो जाएगा अर्थ का रेडियस, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, बराबर ये 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/2 में 2 से डिवाइड है ना, तो 1/4, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1/4। यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे फ्रॉम 1, इसको 2 बोल दिए, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। सरफेस एरिया मून का अब बट्टे सरफेस एरिया अर्थ का, तो दोनों का सरफेस एरिया किसके बराबर है, रेडियस ऑफ मून बटे रेडियस ऑफ अर्थ के होल स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू कितना 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16। दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो क्या हो गया 16। सो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया, सो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया 1/16, 1/16 आंसर है। वन रेशियो 16। समझ में आया ये सवाल? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। क्यों फिर से समझा दें, वाई फिर से समझा दें, तुम लेट से क्लास ज्वाइन करी तो फिर से समझा दें, बताओ। सर थोड़ा सा ही तो लेट हुआ था। तो लेट हो गया ना, डायमीटर मून का दिया हुआ है, मून का डायमीटर दिया हुआ है 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो हमको दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, सरफेस एरिया मून का सरफेस एरिया अर्थ का। मून और अर्थ दोनों स्फेरिकल होता है, इसीलिए स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा 4πr², आर किसका लेंगे, अगर मून का सरफेस एरिया लेंगे तो मून का रेडियस लेंगे, 4πr² अर्थ का सरफेस एरिया रहेगा तो अर्थ का सरफेस एरिया लेंगे, का रेडियस लेंगे, दोनों का 4π कट गया, तो सरफेस एरिया मून और सरफेस एरिया अर्थ कितना आ गया, रेडियस ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ अर्थ, दोनों पे स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर लेंगे। अब हमको काम यही है कि हमको डायमीटर से रेडियस निकालना है, दिया हुआ हमारे पास डायमीटर बराबर 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ को नीचे ले आए तो डायमीटर मून बटा डायमीटर ऑफ कितना हो गया 1/4, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे रेडियस आ जाएगा, तो डायमीटर को 2 से दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किए, यहाँ भी 2 से डिवाइड किए, यहाँ भी 2 से डिवाइड किए, 1 में भी 2 से डिवाइड किए, 4 में भी 2 से डिवाइड किए, ये 1/2 हो गया, 4/2 2 हो गया। अब यहाँ पे 1/2 में 2 से डिवाइड है, तो इसको इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1/2 में 2 से डिवाइड है, इसका मतलब हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 1/4 आएगा। और डायमीटर ऑफ मून बटे 2, डायमीटर बटे डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, तो ये रेडियस ऑफ मून हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अर्थ बटे 2 रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, 1/4 हो गया, यही वैल्यू यहाँ पे रख दी 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर कितना आ गया 1/16, 1/16 इसका रेशियो हो गया। इसको लिख लो, 7 नंबर हो गया। अब 8 बताना, समझ में आया आप सबको? यस यस सर। सर। यस सर। मिटा दो। अब 8 नंबर में आओ, सेवन नंबर मिटा देते हैं, 8 पे आप मिटा दें इसको। यस सर। यस सर। 7 नंबर मिटा देते हैं, अब 8 नंबर का डाउट बताएं।
देखो 8 नंबर का सवाल क्या कहता है। 8 में कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, हेमिस्फेरिकल बर्तन है जो कि स्टील का बनाया हुआ है, जिसमें कि थिकनेस दिया हुआ है उसका 0.25 उसका थिकनेस है। मतलब कोई भी जैसे हेमिस्फेरिकल कटोरा होता है उसमें देखना थिकनेस होता है, उसमें 2 गो रेडियस होगा, एक वो अंदर का और वो थिकनेस अगर अंदर का रेडियस में जोड़ देंगे तो वो बाहर का रेडियस निकल जाएगा। जैसे ये एक हेमिस्फेरिकल है और इसके ऊपर कटोरा बनाए, दूसरा एक हेमिस्फेयर बनाना पड़ेगा, ऐसा कटोरा होगा ऐसा। ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल, ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, जिसमें कि इसका थिकनेस दिया हुआ है, ये थिकनेस यही दिया हुआ है, इसका जो थिकनेस है सब जगह यूनिफॉर्म थिकनेस सब जगह यही दिया हुआ है। यूनिफॉर्म थिकनेस इसका कितना दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और अंदर का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये जो अंदर का रेडियस है, ये अंदर का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक ये जो अंदर का रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है। रेडियस अंदर का कितना है 5 सेंटीमीटर। तो बताओ बाहर का रेडियस कैसे निकालेंगे, आउटर रेडियस कैसे निकालेंगे। इस 5 सेंटीमीटर में जो थिकनेस है इसको जोड़ देंगे तो यही बड़ा रेडियस हो जाएगा ना। तो बाहर का रेडियस आउटर रेडियस क्या होगा 5 में 0.25 जोड़ देंगे, ये 5.25 सेंटीमीटर इसका आउटर रेडियस हो गया। अब सवाल में क्या बोला आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वही होगा आउटर है, तो रेडियस आउटर ले लेंगे। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है कितना 2 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, लेकिन आर कौन सा होगा आउटर वाला होगा। आउटर। तो 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, आउटर रेडियस आ गया 5.25 गुना 5.25। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। रेडियस के बारे में कुछ नहीं बोला तो ये कितना लेना है पाई का वैल्यू 22.7 ले लिए। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना ये 100 आ जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा, तो 25 से कट जाएगा, 25 दूना 50, 25 21 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से ये 21 बार में, 25 से 4 बार में, ठीक है। अब देखो 7 दिया 21 कट गया, ये हो गया। उसके बाद ये 2 से 2 कट गया 4 बार में, 2 से ये कट गया 11 बार में। तो अब क्या क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, अब बाय में 4, तो मल्टीप्लाई करो 33 गुना 21 बटे में 4, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 33 गुना 1 33, 3 कैरी करेगा, अब 33 गुना 2 66, 66 3 69 बाय में 4 कटा दो इसको, 15 17 चौका 68, 1 कैरी करेगा 12 4 तिया 12, 1 10 4 दूना 8 4 पंचे 20, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें खाली यही था कि आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया में हमको आउटर रेडियस लेना पड़ा और कुछ भी नहीं था, आसान सवाल। हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। इसको मिटाओ, मिटा देते हैं हम 9 नंबर पे। देखो 9 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 9 नंबर के सवाल में एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसके अंदर एक स्फीयर डाल दिया। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसके अंदर एक स्फीयर डाल दिया, और स्फीयर इस तरह से डाला
इस बात को समझना, ये स्फीयर इस तरह से डाला गया ताकि वो जो स्फीयर है ना, दोनों पूरे इसको भर देता है, इस सर्कल को टच करते हुए पूरे इसको चारों तरफ से टच कर देता है ये स्फीयर। ठीक है, ये बात को समझना, ये स्फीयर पूरे इस सर्कल को, दोनों सर्कल को टच कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है आर, स्फीयर का जो रेडियस है ये सेंटर होगा स्फीयर का, ये रेडियस आर है। स्फीयर का रेडियस कितना है आर, स्फीयर का रेडियस कितना है आर। अगर ये रेडियस आर है तो यहाँ भी रेडियस आर होगा। दिया हुआ है रेडियस ऑफ स्फीयर, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है आर। फोटो से देखो, ये स्फीयर का सेंटर है, ये अगर आर है तो ये भी आर है, तो ये आर और आर मिलके ये क्या हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा आर प्लस आर, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2r। अब देखो अगर स्फीयर है तो ये भी रेडियस होगा, अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा आर होगा, इसका मतलब सिलेंडर का भी रेडियस आर ही होगा। सो एज पर फिगर रेडियस ऑफ सिलेंडर भी क्या होगा, वो भी तुम्हारा छोटा आर होगा। कहने का मतलब ये है कि सिलेंडर और स्फीयर का रेडियस क्या है यहाँ पे इक्वल है। अब सवाल पहला बोला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, पहला नंबर में निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr², और रेडियस स्फीयर का आर ही है तो 4πr² ही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर में बोल रहा है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2πrh, 2π रेडियस किसका सिलेंडर का रेडियस लेंगे मल्टीप्लाइड बाय h, तो वैल्यू रख दो 2π। सिलेंडर का रेडियस आर ही है, लेकिन सिलेंडर का हाइट कितना है, सिलेंडर का हाइट कितना है 2r है, तो 2r 2 जा कितना हो गया 4πr²। इसका भी कर्ड सरफेस एरिया कितना आ गया 4πr², जहाँ पे r क्या है सिलेंडर का भी रेडियस और स्फीयर का भी रेडियस। और तीसरा में बोला दोनों का एरिया जो आया पहला और दूसरा में उसका रेशियो निकालो। एरिया ए में जो एरिया आया अब बी में जो एरिया आया दोनों का रेशियो निकाला, दोनों एरिया सेम आया, दोनों का रेशियो कितना आएगा 1:1, 4πr² बटे 4πr², दोनों कट के कितना आ गया 1:1, यही आंसर हो गया। कितना आसान सवाल था ये, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो 13.4 हो गया। अब है 13.5 जो क्यूब और क्यूबाइड पे बेस, ठीक है 13.5 जो कि क्यूब और क्यूबाइड पे बेस है। चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और क्यूब पे बेस है, खाली वॉल्यूम पे बेस, सरफेस एरिया आपको बाद में रखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे सवाल दिया, खाली अलग अलग कर दिया। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज आते हैं 13.5, इसको मिटा दें। Yes, sir. Yes, sir. एक्सरसाइज 13.5 एक्सरसाइज 13.5 वो बेस है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड पे बेस। देखो जब भी हम लोग वॉल्यूम का बात करते हैं, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एरिया गुना हाइट। तो जब हम लोग क्यूब का बात करेंगे तो क्यूब का पहले ही बताए थे, क्यूब जो होता है उसका 6 फेस होता है, वो सब कैसा होता है स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जब बात करेंगे, और क्यूब होता है वैसा 3D फिगर जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर है, तीनों को अगर स्मॉल ए मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों छोटा ए है। तो वॉल्यूम क्या होगा एरिया गुना हाइट,
अगर एक नीचे में स्क्वायर है, एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो नीचे वाला एक फेस का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर हाइट भी है, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या आएगा, ए क्यूब। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया क्यूब का, ये क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। हम सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला बता देते हैं। इसमें टोटल क्या गो सरफेस है, 6 गो सरफेस है। एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होगा तो 6 गो सरफेस एरिया कितना होगा, 4a स्क्वायर। इसका कर्ड सरफेस एरिया जब निकालोगे, कर्ड सरफेस एरिया का मतलब हो गया टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, तो 6 गो फेस था, उसमें टॉप और बॉटम छोड़ देंगे तो 4 फेस बचेगा। 4 फेस का एरिया कितना होगा, 4a स्क्वायर। ये आपका क्यूब का बात हुआ। इसी तरह जाइए क्यूबाइड में, ये क्यूब हो गया। अब आइए क्यूबाइड में। क्यूबाइड में जो है, क्यूबाइड का लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होता है। क्यूबाइड है, इसमें क्या होता है, क्यूबाइड का हर एक फेस रेक्टेंगुलर फेस होता है। ये इसका ब्रेथ है, ये इसका लेंथ है और ये इसका हाइट है। इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका भी वॉल्यूम कितना होगा, एल इंटू एरिया गुना हाइट। तो एरिया एक फेस का कितना होगा, एल इंटू बी, और हाइट एच, एल बी एच इसका वॉल्यूम हो गया। इसका डायगोनल भी लिख लो। इसका डायगोनल कितना होता है क्यूब का, क्यूब का डायगोनल होता है √3 मल्टीप्लाइड बाई ए, √3 बाई साइड। इसी को हम लोग लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल भी बोलते हैं। इसके डायगोनल को हम लोग लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ, क्योंकि ये सबसे बड़ा लेंथ होगा जो टॉप से बॉटम तक इसमें इंटर किया जा सकता है। लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल, यही चीज है, सेम चीज है। अगर इसका कर्ड सरफेस एरिया का बात करें तो इसका कर्ड सरफेस एरिया को हम लोग चारों वाल को बोलेंगे एरिया ऑफ 4 1। चारों वाल का एरिया जब तुम निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 2 × l + b मल्टीप्लाइड बाय h कॉमन वगैरह लेके। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, सारा फेस का एरिया निकालेंगे तो 2 × lb + bh + hl आ जाएगा। और इसका अगर डायगोनल निकालेंगे तो इसका डायगोनल, जिसको कि लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल बोलेंगे, वो √l² b² h हो गया। हम लोग सारा फॉर्मूला एक ही जगह लिख लिए, लेकिन इस एक्सरसाइज में 13.5 में सिर्फ वॉल्यूम ही लगाना है हमको। वॉल्यूम ही पूछा जाएगा हर जगह सवाल, वॉल्यूम से रिलेटेड ही सवाल है। ठीक है, समझ में आया इस फॉर्मूला? यस सर। मिटा दें, फॉर्मूला लिख लो। सर सर वो क्यूब वाला जो फिगर बनाया है वो हाइट लिखे हैं, ये इधर वाला पोल का हाइट सर। है, वो डायगोनल है। सर वो नहीं, इधर जो लिखे हैं। अरे ये है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीनों इक्वल है तो किसी को कुछ मान सकते हैं। अब हाइट तो हाइट ही होगा, कोई भी क्यूबाइड का हाइट ऐसे ही नहीं जाएगा, तो वही लिखे, ये हाइट, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। हो गया, लिख लिए? यस सर। चलो अब और सवाल पे, एक्सरसाइज 13.5 का सवाल। अब देखो एक्सरसाइज 13.5 का पहला नंबर का सवाल।
पहला नंबर में क्या बोला, एक मैच बॉक्स है जिसका की लेंथ, जैसे मीजर दिया रहे ना 2 × 3 × 5, तो समझ लो लेंथ ब्रेथ हाइट है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, ठीक है। बड़ा वाला लेंथ होगा, उसके बाद ब्रेथ हाइट, ब्रेथ और हाइट में दोनों में जो है बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेंथ बड़ा होगा। इसका दिया हुआ है लेंथ कितना दिया हुआ, पहले जो लिखा होगा लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना है 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है इसका, हाइट है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मैच बॉक्स करा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट ऑफ कंटेनिंग 12 सच बॉक्स, 12 एक पैकेट में 12 मैच बॉक्स है, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम एक मैच बॉक्स का निकाल लो। यहाँ मैच बॉक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग है, तो समझ गए कि ये कैसा है, क्यूबाइडल है। यह 1 मैच बॉक्स शेप, कैसा शेप है इसका, शेप इज क्यूबाइडल, क्यूबाइडल शेप। क्यों क्यूबाइडल शेप है, क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट आपस में इक्वल नहीं है। सो वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, L × B × H, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 × 2.5 × 1.5, इसका पॉइंट हटाओ 10, इसका पॉइंट हटाओ 10, तो देख लो ये 4 मल्टीप्लाई 25 को 15 से गुना करेंगे तो 25 को 12 से कर 375 होगा। अब बट्टे में कितना हो गया, बट्टे में हो गया 10 × 10 100, ये 25 से फिर कट जाएगा, 25 का 100, ये 25 से कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में, ठीक है। तो इसका मतलब एक का वॉल्यूम कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा कितना मैच बॉक्स है, ऐसा 12 मैच बॉक्स है। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्स, ऐसा 12 को मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक को वॉल्यूम से, 15 × 12, 15 × 12 कितना होगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर हो जाएगा। इतना आसान सवाल था, 180 सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये? यस सर। अब देखो सर, अगले नंबर का सवाल, क्या नहीं कुछ सर, नहीं कुछ। 9 नंबर का सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला बता दिए, 9 बता दिए, होमवर्क में है ये एक्सरसाइज सॉल्व करके आना है। 9 नंबर बता देते हैं। 9 नंबर का सवाल अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल। 9 नंबर का सवाल में देखो क्या कहता है कि एक रिवर है, नदी है, जो कि 3 मीटर गहरा है। नदी है, कोई नदी है, वो 3 मीटर गहरा है, मतलब उसका गहराई को हम लोग हाइट ही बोल सकते हैं। तो हाइट कितना है रिवर का, रिवर का जो हाइट है वो 3 मीटर गहरा है। डेप्थ को ही हम लोग हाइट बोल सकते हैं, डेप्थ को ही हाइट बोल सकते हैं, गहराई हो गया हाइट हो गया। और उसका चौड़ाई है 40 मीटर वाइड, उसका ब्रेथ कितना है, ब्रेथ 40 मीटर, ये इसका विड्थ है, चौड़ाई है, ब्रेथ दे दिया, ठीक है। और कह रहा है कि उस रिवर से जो है वो पानी निकल रहा है 2 किलोमीटर/आवर से। पानी जो है, जैसे मान लो ये क्यूबाइडल रिवर है, ये रिवर कैसा है, क्यूबाइडल रिवर है, नदी क्यूबाइडल है, इस टाइप से क्यूब बन गया, मान लो ये क्यूबाइड है। इससे जो पानी निकल रहा है, इससे जो वाटर फ्लो कर रहा है, ये वाटर किस रेट से फ्लो कर रहा है, 2 किलोमीटर/आवर के स्पीड से, 2 किलोमीटर/आवर के स्पीड से इससे पानी निकल रहा है। यहीं पे कंसेप्ट समझना। जैसे मान लो किसी पाइप से या किसी रिवर से या किसी सिलेंड्रिकल टैंक से जो पानी निकलेगा, उसका जो स्पीड दिया रहेगा वही लेंथ होगा। इसका क्या मतलब हो गया, रेट 2 किलोमीटर/आवर। इसका मतलब यह हो गया कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 घंटा में 2 किलोमीटर लेंथ तक का पानी, जैसे चौड़ाई होगा इसका लेंथ होगा ना, 2 किलोमीटर लेंथ तक का पानी इस रिवर से निकल चुका होगा 1 घंटा में। यही इसका मीनिंग हुआ। इसका रेट 2 किलोमीटर/आवर का, यही मीनिंग समझना। क्या मतलब हो गया रेट 2 किलोमीटर/आवर का, कि 1 घंटा में 1 आवर में 2 किलोमीटर लेंथ का पानी निकल चुका है, इसका ये मतलब है।
तो जब भी इसमें स्पीड दे वो लेंथ का काम करेगा, लेकिन स्पीड जिस यूनिट में देगा, जैसे मान लो इसी का स्पीड देता 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब होता है 1 सेकेंड में 2 मीटर लेंथ का पानी निकल चुका है। ये कंसेप्ट, यहाँ की बात को समझ। तो क्वेश्चन में दिया गया रेट जो है 2 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका क्या मतलब हो गया, लेंथ ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम रिवर इन 1 आवर, कितना लेंथ का पानी निकल गया, 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर लेंथ का पानी निकला। लेकिन अब सवाल में क्या बोला कि तुम जो है निकालो इसका वॉल्यूम, कितना पानी निकला जो कुआं में जा रहा है इन ए मिनट, 1 मिनट में। तो हमको लेंथ कितना मिनट का चाहिए, 1 मिनट का, 1 मिनट में लेंथ चाहिए। कहने का मतलब देखो इसका क्या मतलब हो गया, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना लेंथ है इसका, 60 मिनट में इसका लेंथ कितना है, 60 मिनट में लेंथ इसका 2000 मीटर है। तो 1 मिनट में कितना लेंथ होगा, 1 मिनट में लेंथ कितना होगा बताओ इसका, 1 मिनट में लेंथ इसका हो जाएगा 2000 बट्टे में कितना 60, 1 जीरो कट जाएगा, 2 से कटा दो 100 और 6 है तो ये 3, इतना मीटर इसका लेंथ हो जाएगा। कितना देर के लिए, 1 मिनट के लिए। हमको एक यही निकालना है, इस जो है तुम्हारा रिवर से जो है 1 मिनट में कितना पानी निकलेगा। हमको लेंथ निकल गया, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है, वॉल्यूम निकाल देंगे, क्यूबाइडल है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सो वॉल्यूम ऑफ द रिवर लिखेंगे अब, सो वॉल्यूम ऑफ रिवर बराबर क्या हो गया, LBH। देखो अगर इसी सवाल में बोलता कि 15 मिनट में कितना पानी निकलेगा, तो लेंथ हम लोग निकाले थे 1 घंटा में, तो यहाँ 1 मिनट के बाद उसको फिर 15 से गुना करते 15 मिनट में निकाल लेते, या सेकंड में बोलता तो सेकंड में निकालते, वो बेसिक कैलकुलेशन। इसका वॉल्यूम क्या होगा, LBH। तो लेंथ कितना निकल गया, 1 मिनट का लेंथ हो गया 100/3 इंटू ब्रेथ कितना है इसका 40 और हाइट कितना है 3, तो देखो ये 3 कट गया, कितना आ गया 4000 मीटर क्यूब, 4000 मीटर क्यूब। तो यही वॉल्यूम हो गया इसका वॉल्यूम यही हो गया। समझ में आया ये सवाल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अच्छा लॉजिकल सवाल है, सवाल को अच्छे से समझना, इसको प्रैक्टिस करना। समझ में आया ये सवाल, यस सर। यस ये बहुत अच्छा सवाल था, हम लोग अच्छा सवाल किए, 9 नंबर का 13.5 का ये सवाल हम लोग कर लिए। उसके बाद जो है तुम लोग इसको बना के आओगे, जो डाउट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट करेंगे। और बायो का हम लोग को कौन सा पढ़ना था, मेमेलिया, यस सर। यस मेमेलिया 4 पढ़ाए थे ना, तो मेमेलिया के बारे में लिख लो, बायो निकालो जल्दी। मेमेलिया या मेमल्स के बारे में लिखो, इसको मिटा देते हैं। ये होमवर्क हो गया। तो लिखो 5वां नंबर में मेमेलिया किंगडम।
मेमेलिया किसके अंदर आता है? ये वर्टिब्रेट के अंदर आता है। इसको लिख लो। खत्म हो गया सर चैप्टर? खत्म हो गया? अब क्या है इसमें? एनिमलिया किंगडम पढ़ना था, चैप्टर खत्म हो गया। यही तो था, प्लांट किंगडम पढ़ना था, एनिमलिया किंगडम पढ़ना था। एनिमलिया किंगडम में 10 किंगडम था, 10वां किंगडम, फिर 5 सब किंगडम में था, सबको पढ़ ली, चैप्टर खत्म, कंप्लीट। इसका फेयर बनाओ, इसका क्वेश्चन आंसर बनाओ, कंप्लीट फेयर विद एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। सर वाई डू वी फॉल इन का नोट्स भेजे थे ना, वैसे इसका भी भेज दीजिएगा ना। व्हाई डू यू फॉल इन का भेज दिए हैं नोट्स? हाँ, इसका डाइवर्सिटी का डाइवर्सिटी तो लिखा है सब कुछ, अब नोट्स कौन सी का? सर लिखे हैं, मतलब पहले का ना बीच का छुटा हुआ है। तो वो तुम जानो, उसके लिए हम थोड़े जिम्मेवार हैं। सर प्लीज सर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा ना। टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। नो सर कर दीजिए, मेरा भी छूटा हुआ है। कर दें? अच्छा, तुम लोग ऑर्डर जमा रही हो? यस सर कर दीजिए ना। ओ ठीक है, देखेंगे, कर देंगे। लेकिन इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर बनाना। बायो का सिलेबस खत्म हो गया, और एक चैप्टर है शायद नेचुरल रिसोर्सेज, क्या? यस सर। तो नेचुरल रिसोर्सेज Yes, भी हम sir. लोग होगा तो कर लेंगे, बट नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना एग्जाम में नहीं आएगा, हम पहले ही बता दिए, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज ओनली आस्क इन द इंटरनल असेसमेंट एग्जाम।
ठीक है, नॉट फॉर द सीबीएसई, है ना। सीबीएसई के एग्जाम में जो है तुमको इस चैप्टर को डिलीटेड कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज को, और ये सीबीएसई फुल अथॉरिटी दे दिया स्कूल को, अगर वो चाहे तो नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा सकता है, अदरवाइज दे स्किप द चैप्टर। समझ में आया बात? तो लेकिन हम लोग के पास टाइम है अभी, तो हम लोग पढ़ लेंगे। पहले मैथ खत्म करेंगे सर, तब फिर। हाँ, पहले मैथ का सिलेबस खत्म करते हैं, अभी कंटिन्यू मैथ ही पढ़ेंगे। ठीक है सर, तब होगा। अभी कंटिन्यू मैथ पढ़ेंगे। मैथ में कौन कौन चैप्टर बचा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बाद कौन चैप्टर है मैथ में पढ़ना, जो सिलेबस में बचा है? कंस्ट्रक्शन। देखो सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है, सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है वो लिखा है स्कूल में। तो कौन कौन सा सिलेबस सेकेंड टर्म का? पहला नंबर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। हाँ, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। एक आदमी बोलो ना। सर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिलेटरल्स। सुनो, पहले पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल पढ़ लिए। क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ लिए, ठीक है। सर्कल, सर्कल था वो भी पढ़ लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को अभी रहने दो। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो भी पढ़ लिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी। तो 2 चैप्टर बचता है, एक कंस्ट्रक्शन और एक प्रोबेबिलिटी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अभी चल रहा है क्या? प्रोबेबिलिटी भी बढ़ा दिए। प्रोबेबिलिटी बढ़ा दिए। हाँ, तो खाली कंस्ट्रक्शन बचा, तो क्या दिक्कत है? अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हम लोग खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। अगर हो सकता है स्कूल खुलने का नोटिस हुआ तो कंस्ट्रक्शन स्कूल में ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन को तो दिखाना पड़ता है। हो सकता है ये भी समझ में आएगा, ट्राई करेंगे, ठीक है। स्कूल खुलने का नोटिस दिया है क्या अभी? नो सर, नहीं है तो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी पहले जो है, अभी कल नेक्स्ट क्लास से हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को पहले कंप्लीट करेंगे। तो सिर्फ एक चैप्टर बचेगा मैथ में, कंस्ट्रक्शन। और बायो में जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक्स्ट्रा है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ लेंगे। डाइवर्सिटी भी नहीं पढ़ना था, फिर भी पढ़ा दिए। समझ में आया बात? तो ये मत कहना कि सर आप स्किप कर दिए चैप्टर, ये कर दिए। हम लोग एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हैं। नेचुरल मेन एग्जाम में तुम्हारा एक ही चैप्टर आ रहा है ना सेकंड टर्म में, व्हाई डू यू फॉल इन। यस सर। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज सर डाइवर्सिटी का, सर हाँ। आज डाइवर्सिटी का डाल दीजिएगा ना? हाँ, डाल देंगे वहां पे नोटिस, जहाँ पे है ना थीम में, सेक्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो देखो मेमेलिया किंगडम में देखो क्या है। मेमेलिया किंगडम भी तुम्हारा वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर को घटा बढ़ा सके अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, यही मेमेलिया किंगडम है। मेमेलिया किंगडम भी होता है, इसके पास भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और मेमेलिया किंगडम में एक खास बात क्या है कि मेमेलिया किंगडम का जो होता है, जो भी ग्रुप एनिमल है, उसके पास मेमोरी ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और वो अपने यंग वंस को, अपने बच्चे को दूध पिलाने का कैपेबिलिटी होता है, और वो मेमोरी ग्लैंड के थ्रू प्रोडक्शन होता है मिल्क का, ठीक है। और उसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ जो मेमेलिया किंगडम का है वो एग भी रिलीज करता है, दे ले एग्स के थ्रू उसका यंग वंस प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जांपल में प्लेटिपस है और इचिनिडाना है, ठीक है। ये 2 एग्जांपल है, प्लेटिपस और इचिनिडाना। ये ले एग्स करता है, बट दे आर केप्ट इन द मेमेलिया किंगडम। और इसके अलावा जो भी है मेमेलिया किंगडम में, उसके पास मेमोरी ग्लैंड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नॉरिश द यंग वंस। इसका एग्जांपल क्या होगा? देखो कैट भी है, फिर रेट है, डॉग है, लायन है, एक्सेट्रा। ह्यूमन बींग्स भी है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स नहीं आएगा इसके अंदर, ह्यूमन बींग्स भी इसके अंदर आएगा, लेकिन ह्यूमन बींग्स तो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। वो अपना बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखता है। तो होमवर्क में ये हो गया कि इसका फेयर कंप्लीट करना, हम इसका पीडीएफ बना कर भी डाल देंगे, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर के साथ। उसके बाद हम लोग कल से रेगुलर क्लास में, कल एक्सरसाइज 13.5 का डिस्कस होगा ना। तो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है ना? क्या ह्यूमन क्या हुआ? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कैसे है? ह्यूमन कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। पढ़ो ठीक से सर। आप सर एक चीज पूछे, नॉमेनक्लेचर क्या होता है? अरे नोमेनक्लेचर यही है, इसमें भी नोमेनक्लेचर है। बोलो, लिखा देते नोमेनक्लेचर, चलो ठीक है। लास्ट टॉपिक है सर। हाँ, लास्ट टॉपिक। तुम लोग ना ऐसे ऐसे करो, ठीक है। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकता है? मेंटेन करता है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर को
घटा बढ़ा सकता है। समझ में आया बात? ये मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स वार्म ब्लडेड ही है, सही बोली तुम, ठीक है। ह्यूमन बींग्स वार्म ब्लडेड है, तो ह्यूमन बींग्स भी इसके अंदर आएगा, मेमेलिया के अंदर क्या आएगा, ह्यूमन बींग्स भी आएगा, लिख लो इसको भी, ह्यूमन बींग्स भी आएगा। वार्म ब्लडेड का क्या मतलब हो गया, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा इसका, क्या होगा बॉडी टेम्परेचर, फिक्स होगा कि वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा कि फिक्स होगा, बॉडी टेम्परेचर इसका फिक्स होगा, ठीक है। अब इसमें छोटा सा टॉपिक है नोमेनक्लेचर, लिख लो, लिख लो नोमेनक्लेचर। हम सोचे उसको छोड़ देंगे लेकिन लिखाई देते बोर्ड में। देखो नोमेनक्लेचर,
देखो यहाँ पे समझ लो पहले, ऑर्गेनिज्म का जो है नाम जो है वो डिफरेंट और डिफरेंट लैंग्वेज में अलग अलग हो सकता था। अलग अलग लैंग्वेज में किसी ऑर्गेनिज्म का नाम हम लोग अलग अलग बोलते, जिसके कारण की बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता बायोलॉजी में। इसीलिए हम लोग को ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लाना पड़ा। सो वी नीड टू टेक द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिमूव द कंफ्यूजन। वही लिखे हैं, एन ऑर्गेनिज्म कैन हैव डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट नेम इन डिफरेंट लैंग्वेज। यहाँ पे सही कर लेना, ऑर्गेनिज्म कैन हैव डिफरेंट नेम इन कर लेना, एंड की जगह इन कर लेना, इन डिफरेंट लैंग्वेज। दिस क्रिएट कंफ्यूजन इन नेमिंग ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर साइंटिफिक नेम इज नीडेड व्हिच इज सेम इन ऑल लैंग्वेज। साइंटिफिक नेम सब लैंग्वेज में सेम होगा। इसके लिए साइंटिफिक नेम लिखने के लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर आया। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब कि दो टर्म आया, जैसे होमो सेपियंस, ह्यूमन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, साइंटिफिक नेम ह्यूमन का क्या होता है, होमो सेपियंस। दो नाम आया कि नहीं, होमो और सेपियंस, इसी को बोलेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको किया दिया था कार्लस लिनोविस, जिसको कि हम लोग फादर भी बोलते हैं डाइवर्सिटी का। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है कार्लस लिनोविस का ही दिया हुआ था, तो वही लिखे हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इज गिवन बाय कार्लस लिनोविस, इट इज यूज्ड फॉर नेमिंग डिफरेंट लैंग्वेज। अब देखो कुछ कन्वेंशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखने के लिए, कुछ कन्वेंशन है। सबसे पहला कन्वेंशन क्या है कि जीनस जो है वो जीनस सबसे, उसका जो जीनियस है, जीनस है, जीन है, जिस जीन से वो मिलता है उसको पहले लिखना। जैसे होमो सेपियंस में होमो उसके जीन्स को बताता है, होमो उसको क्या बनाता है, जीन्स को बताता है, तो सबसे पहले उसका जीन को लिखेंगे।
उसके बाद फर्स्ट लेटर किसी भी जीन का फर्स्ट लेटर क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के लिए होमो सेपियंस लिखते हैं ना, तो होमो इसका पहला लेटर जीन हुआ और इसमें की एच कैपिटल लिखेंगे। पैंथेरा टिग्रिस साइंटिफिक नेम किसका है, टाइगर का। पैंथेरा टिग्रिस साइंटिफिक नेम किसका है, टाइगर का। जिसमें कि पैंथेरा इसका हो गया तुम्हारा जीन, उसमें पी कैपिटल लिखेंगे, वही लिखे हैं। और उसके बाद स्पीसीज का जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। स्पीसीज किसमें होगा, स्मॉल लेटर में। स्पीसीज का नेम किसमें लिखेंगे हम लोग, स्मॉल लेटर में। When printed the name should be written in italic and ये कुछ जैसा जिसका अपना अपना बोल्ड लेटर में लिख सकता ना। मेन बात यही समझना है कि नोमेनक्लेचर इसलिए आया ताकि कंफ्यूजन को हटे। साइंटिफिक नेम हर लैंग्वेज में सेम होता है। साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए कार्लस लिन्नेविस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हो, किसी भी चीज का अगर हम लोग साइंटिफिक नेम लिखेंगे उसमें दो बात आएगा, एक उसका जीनस और एक स्पीसीज। जीनस को पहले लिखेंगे, जीनस में उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, स्पीसीज सबको स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग के लिए होमो सेपियंस, होमो उसका जीनस है, सेपियंस उसका स्पीसीज है। होमो का एच कैपिटल में होगा। उसके बाद पैंथेरा टिग्रिस टाइगर के लिए लिखेंगे तो पैंथेरा जो है उसका जीनस है, उसके लिए पी कैपिटल में लिखेंगे, टिग्रिस उसका स्पीसीज हो गया। यही है नोमेनक्लेचर कंप्लीट। समझ में आ गया? यस सर। सर हाँ सर पैंथेरा बोलो। के बाद क्या लिखे वो, पैंथेरा के बाद क्या लिखे हैं? टिग्रिस TIGRIS लिख लिए सब? यस सर। ठीक है, बाय। नेक्स्ट क्लास होगा। देखो एक बार सुन लो बाय सर। कि क्लास का नोटिस ना ग्रुप में नहीं डालेंगे। तुम लोग को ऐसे ही क्लास अपने टाइम पे 5 मिनट इधर उधर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हर बार डेली व्हाट्सएप पे शेयर करना ठीक नहीं लगता, ठीक है। मैसेज तो आ जाता है, क्लास ऑन होता है तो खुद ही आ जाता है। वो अपने आ जाता है ना टीचमेंट पे मैसेज। हाँ मैसेज आ जाता है। यस सर। तब क्या दिक्कत है, तब तो बहुत आगे हो तुम लोग, ठीक है। बाय। बाय सर।